हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 5 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है जो कि अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। ईरान स्टेप्स अप यूरेनियम एनरिचमेंट कंफर्म्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो ये जो हमारा न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी, ठीक है। तो गाइस अभी क्या है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उन्होंने बोला है कि हाँ, ईरान ऐसे काम कर रहा है ताकि वो यूरेनियम की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। यूएन का जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ, ईरान प्लान कर रहा है कि ताकि यूरेनियम की जो क्वालिटी है उसको इनरिच किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, अप्रोक्सीमेटली 20% प्योरिटी की जाए एट फोर्डो प्लांट, ठीक है। ये ईरान में ही फोर्डो प्लांट है। इससे क्या होगा, जो ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है जो कि 2015 लेवल से पहले था, उसको वो कंटिन्यू करेगा, जिसमें जब ईरान ने ज्वाइन किया था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विद P5+1 कंट्री। देखो आप सबको पहले ये पता होना चाहिए P5+1 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये आप मेरे को बताओगे। देखो गाइस, अगर नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ। P5 में कंट्रीज वही हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर कंट्रीज हैं, जो कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दैट इज यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है। +1 में जो कंट्री है वो है जर्मनी, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ था, 2015 में ईरान ने GCPO को ज्वाइन किया था विद P5+1 कंट्रीज में, ठीक है। अब जरा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या है। देखो ये एग्रीमेंट है किसके बीच में, ईरान और P5+1 कंट्रीज, दैट इज द चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूएसए, यूके, जो कि 14 जुलाई 2015 में हुआ था। न्यूक्लियर डील जो है वो यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 2231 इसके द्वारा क्या किया गया था, साइन करवाया गया था। ईरान ताकि क्या कर सके, देखो आपको पता है कि ईरान क्या करता था, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बहुत ज्यादा क्या करता था, प्रोड्यूस करता था। तो ईरान ताकि इसको प्रोडक्शन को कम कर सके और ईरान ताकि जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं किसके, JCPO के, इसके साथ कॉम्प्लाई कर सके, जो भी होगा वो वेरीफाई किया जाता है किसके द्वारा, बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, जो भी एग्रीमेंट के अंडर है। मई 2018 में प्रेसिडेंट जो ट्रम्प थे यूएसए के, उन्होंने अनाउंस किया कि यूएसए क्या करेगा, वो इससे विड्रॉ करेगा। आपको पता है यूएसए हर जगह से विड्रॉ कर रहा है और वो क्या करेगा, ये बोल रहा है कि यूएसए कहीं ना कहीं न्यूक्लियर इंसेक्शंस लगाए किसके, ईरान डिजाइन पे। क्यों, उन्होंने ऐसा लिखा कि जो ईरान जो काम कर रहा है वो ऐसा नहीं कर रहा कि वो कंप्लाई नहीं कर रहा JCPO के साथ। इस वजह से यूएसए का कहना है कि वो कुछ न्यूक्लियर सैंक्शंस लगाए किस पे, ईरान के ऊपर, ठीक है। अब देखो यूरेनियम को एनरिच्ड करने का मतलब क्या है कि उसको वो यूज करेगा किसमें, रिएक्टर फ्यूल बनाने में या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में। वेपन ग्रेड जो यूरेनियम है उसकी 90% प्योरिटी होती है, ठीक है। अब हमें देखो इंटरनेशनल बॉडी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1957 में सेटअप किया गया था ताकि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सेफ सिक्योर वे में पीसफुल यूज में प्रमोट कर सके। ये आपको पता है न्यूक्लियर काफी ट्रीटी है, जैसे NPT ट्रीटी है, जैसे था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और भी बहुत ट्रीटीज हैं। उसका एम यही है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को उसका एक मॉनिटरिंग यूनिट बनाई गई जो कि इंस्पेक्ट करती है कि कोई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तो नहीं कर रहा। कुछ कंट्रीज में जो IAEA है वो कुछ सेफगार्ड्स अप्लाई करते हैं अंडर एग्रीमेंट, जो कवर करता है ओनली न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई इक्विपमेंट या कोई पर्टिकुलर मटेरियल स्पेसिफाइड जो किया जाता है एग्रीमेंट में, और इंडिया उसमें से एक कंट्री है। इंडिया सेफगार्ड इंक्लूड्स, इंडिया के अंदर जो प्रोविजन है उसमें ये कि हमें डेजिग्नेशन करना है वीजा फॉर इंस्पेक्टर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। रिसेंटली इंडिया ने डिसाइड किया है वो कुछ नंबर ऑफ न्यू रिएक्टर्स पे डिसाइड करेगा, जिसको हमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स में प्लेस करना है, ओनली आफ्टर असेसिंग कि क्या उसको फ्यूल किया जाएगा बाय यूरेनियम प्रोक्योर्ड फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। इंडिया ने अभी सेटअप करा है हाई लेवल ग्रुप, किसके लिए, फॉर साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। किसके लिए, फॉर साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज है हमारी, देखो एनर्जी सेक्टर में ही कवर होगी, ठीक है। ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो साउथ एशिया ग्रुप है एनर्जी का, वो उसको सेटअप किया गया किस मिनिस्ट्री के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि एक थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है किसका,
डेवलपिंग कंट्रीज। देखो गाइस, आपको पता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें अभी एनर्जी सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। तो मेनली जो साउथ एशिया का रीजन है वो पूरा रीजन ही डेवलपिंग नेशन में आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया है, एक साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी को सेटअप किया है, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर, जो एक तरह का थिंक टैंक होगा, एक्सपर्टाइज होगी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या करेगी, बूस्ट करेगी डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हम क्या कर सके, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और ताकि हर कंट्री एक दूसरे से कोऑपरेट कर सके ऑन बायलेटरल, सब रीजनल और रीजनल बेसिस पे, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, इस ग्रुप का क्या सिग्निफिकेंस होगा, किसका, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमें क्या हमें कोऑपरेशन मिलेगी, क्योंकि हमें डिसेंट्रलाइज एनर्जी सॉल्यूशंस मिलेंगे नेबरिंग कंट्रीज को, हमें सॉल्यूशन मिलेंगे भी, हम सॉल्यूशन देंगे भी, एंड वी कैन इंप्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ जनरेशन एसेट। इसके अलावा हम क्या करेंगे, किस तरह से हमें एनर्जी कंजप्शन को एनहेंस करना है, ठीक है। वी कैन हैव द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर एनहेंसिंग पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी इन द रीजन, और साथ में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कंसर्न्स हैं हम उन्हें भी एड्रेस कर सकते हैं, ताकि इससे क्या है, हम इस रीजन में, क्योंकि साउथ एशिया से रीजन है, आपको पता है साउथ एशिया में चाइना का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, आपको इससे क्या हम जो चाइना के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर कर सकते हैं, ठीक है, टू चेक चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन। इंडिया का क्या एफर्ट है टुवर्ड्स रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन, ये आपको पता ही है, इंडिया ने क्या इंटरनेशनल एक स्टार्ट किया ये प्रोग्राम, दैट इज द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड डील्स, जो डील करते हैं विद मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो गाइस आप सबको पता है, मैंने काफी बार डिस्कस किया है, जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का एम क्या है, इसमें क्या करेगा, क्योंकि सन एक है तो हम कॉमन ग्रिड के थ्रू 140 कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे, ताकि हम सोलर पावर को ट्रांसफर कर सकें। मतलब कि जिस भी कंट्री में जिस वक्त सन प्रेजेंट है, आप उसमें सोलर एनर्जी को क्या करो, कैप्चर करो, ठीक है। इसके अंदर हम इसके अलावा क्या है, अंडर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2019 पावर का सेल किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है बिटवीन इंडिया और इंडिया के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको अलाउड किया, जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है। इंडिया करंटली सप्लाई करती है ऑलमोस्ट द एंटायर डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जितनी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड है नेपाल और भूटान में, वो सब इंडिया सप्लाई करती है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। तो गाइस ये जो न्यूज है ना हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कवर होगी, क्योंकि देखो इसमें हमने देखा है सभी क्या है, मेनली हमारा इससे नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में एड राइस एंड व्हीट इन द पीएम आशा टू एंड लोकजाम, ठीक है। तो गाइस अभी ये जो न्यूज है हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आ सकती है या फिर हमारा इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी, ठीक है। देखो शायद अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये पीएम आशा स्कीम क्या थी। देखो इसका एम यही था कि हम फार्मर्स को क्या दें, उनकी जो क्रॉप्स है उनको रेम्यूनरेटिव प्राइस दें, एक जो सुटेबल प्राइस है उनको दें। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, एक तो प्राइस सपोर्ट स्कीम है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर क्या है, हम क्या करते हैं, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा, इन सबको फिजिकली परचेज किया जाता है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा। मेरी बात समझ में आ गई। देखो जैसे आपको पता है एमएसपी के अंडर मेनली बाइस क्रॉप्स है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी दालें हैं या जो तेल है, ठीक है, इनको जो आपकी गवर्नमेंट या तो सेंट्रल एजेंसीज जो परचेज करती है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करती है, वो कौन करती है, अंडर पीएसएस, उसका एक प्राइस होता है, दैट इज द प्राइस सपोर्ट स्कीम, उस मिनिमम प्राइस पे परचेज करती है। इसके अलावा होता है पीडीपीएस, ये क्या करती है, हर एक ओएल सीड्स को कवर करती है जिसमें एमएसपी नोटिफाई होता है। इसमें क्या होता है, जो प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं उन्हें क्या डिफरेंस हम प्राइस देते हैं बिटवीन द एमएसपी एंड द सेलिंग प्राइस। सपोज करो एमएसपी सेट किया हुआ गवर्नमेंट ने 20 रुपए का और फार्मर ने अपनी क्रॉप बेची है 15 रुपए में, तो 5 रुपए का जो उसको डिफरेंस रहा है फार्मर को, तो वो 5 रुपए इसके अंदर जो गवर्नमेंट है इस स्कीम के थ्रू उसका जो बैलेंस डिफरेंस है वो फार्मर को दे देती है। इसके अंदर कोई भी क्रॉप्स का फिजिकल परचेस नहीं होता। मेरी बात समझ में आई। थर्ड है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेज स्कीम, पीपीपीएस। इसमें क्या होता है, ओएल सीड्स के केस में स्टेट्स का ऑप्शन होता है कि वो कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कर सकती है, इस स्कीम को चला सकती है, जहां पे जो प्राइवेट प्लेयर है वो क्रॉप्स को परचेज करता है एमएसपी पे, जब मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है बिलो एमएसपी। मेरी बात समझ में आ गया। देखो गाइस, जब मार्केट प्राइस ही बहुत एमएसपी से कम चला जाएगा तो कुछ जो प्राइवेट प्लेयर है तो वो क्या करता है, वो एमएसपी पे फार्मर से ये क्रॉप्स खरीद लेता है। तो इसमें क्या करती है, स्टेट्स क्या करती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम चलाती है, ठीक है। इसके अंडर प्राइवेट प्लेयर खरीदता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट फॉर्मुलेट ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी, ठीक है। तो आर्कटिक पॉलिसी है, तो
समझ में आ गया होगा, एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगा। ठीक है, ड्राफ्ट पॉलिसी का एम क्या है, ताकि हम जो आर्कटिक रीजन के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम हार्नेस कर सके सस्टेनेबल वे में, और पॉलिसीज कुछ फॉर्मुलेट करेंगे, कुछ रूल्स फॉर्मुलेट करेंगे बाय बॉडीज, जैसे आर्कटिक काउंसिल है, कुछ बॉडी ये जो आर्कटिक काउंसिल है वो कुछ रूल्स फ्रेम करेंगी, ताकि जो भी आर्कटिक के जो रिसोर्सेज हैं हम उनको सस्टेनेबल वे में एक्सट्रैक्ट कर सकें, यूज कर सकें। इसका हमारा फोकस रहेगा सो दैट वी कैन बिल्ड कैपेसिटीज, ताकि हम इंडिया का जो एंगेजमेंट लेवल है उसको बढ़ा सकें आर्कटिक रीजन में। ठीक है गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इंडिया के आर्कटिक रीजन में भी सेंटर है, अंटार्कटिका रीजन में भी सेंटर है, उनका क्या नाम है वो आप मुझे बताओगे। एग्जांपल दे देती हूँ, एक मैत्री है, भारती है, एक हिमाद्री है। मुझे आप बताओगे कौन सा स्टेशन किस आर्कटिक में है, कहाँ अंटार्कटिका में। ठीक है, इंडिया की जो आर्कटिक पॉलिसी है वो 5 पिलर्स पे होता है। एक तो साइंस एंड रिसर्च पे, एक इकोनॉमी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पे, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी पे, फोर्थ है गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में, एंड फिफ्थ है नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। अब इंडिया के लिए आर्कटिक रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है। ऑफकोर्स आर्कटिक का जो रीजन है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को काफी इन्फ्लुएंस करता है, ओशनोग्राफी को इन्फ्लुएंस करता है, बाय जो केमिकल हर चीज को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, और हमारे इंडिया को अल्टीमेटली पूरा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अगर आर्कटिक रीजन में कुछ भी चेंज होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया के नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, इन सब पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। ठीक है, लाइक आपको पता है मॉनसून होते हैं, ठीक है, या फिर विंड्स आती हैं, फ्लड्स, ये सब कुछ जो क्लाइमेट है वो आर्कटिक पे अगर कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा तो हमारी इंडिया पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आर्कटिक रिसर्च से हम कहीं ना कहीं स्टडी कर सकते हैं कि जो हिमालयन ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग रेट क्या है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। इंडिया का जो इंटरेस्ट है आर्कटिक रिच मिनरल्स में, क्योंकि इंडिया का भी इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आर्कटिक जो है वो काफी रिच है इन मिनरल्स, ऑयल एंड गैसेज। देखो भाई, ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में अगर पूछा हुआ है कि आर्कटिक रीजन क्या रिच है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए इट इज क्वाइट रिच इन मिनरल्स, ऑयल एंड गैसेज। आर्कटिक रीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये रीजन आर्कटिक सर्कल के ऊपर है, आपको पता होगा, जिसका लैटिट्यूड कितना है 66 डिग्री 34 नॉर्थ। इसमें आर्कटिक ओशन और नॉर्थ पोल है इसके सेंटर में। जो आर्कटिक ओशन है इसकी जुरिसडिक्शन मेनली 5 आर्कटिक स्टेट्स में आती है। इन स्टेट्स का नाम आपको पता होना चाहिए, कनाडा, डेनमार्क, यूएसए, रशिया, नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया और आर्कटिक में एक हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, जरा हम ये देख लेते हैं। हम एक बार आर्कटिक काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है आर्कटिक कॉपरेशन के लिए, जिसको हमने सेटअप किया था ताकि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सके और सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट कर सके। इसके 8 मेंबर स्टेट्स हैं, परमानेंट जो पार्टिसिपेंट्स और ऑब्जर्वर्स हैं। ठीक है, इंडिया जो है इसका ऑब्जर्वर नेशन बना था कब, 2013 में। बाकी जो इसके जो परमानेंट मेंबर्स है 8 वो हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, यूएसए, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इंडिया का क्या हिस्ट्री रही है जरा हम देख लेते हैं। 1920 में इंडिया ने साइन किया था स्वालबार्ड ट्रीटी का पारिस में। 2007 में पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन इंडिया ने किया था आर्कटिक में, देखो अभी यहाँ पे आ ही गया। ठीक है, 2008 में हमने रिसर्च बेस हिमाद्री को एस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे, नॉर्वे के निया एल्सवर्थ में। ठीक है, तो आपको पता चल गया अब आर्कटिका में क्या है। ठीक है, मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रही थी, पर आप मुझे अंटार्कटिका का बताना। ठीक है, 2014 में हमने इंडार्क डिप्लॉय किया था, जो कि एक मल्टी सेंसरी मूड ऑब्जर्वेटरी है कोंग्सवॉल्डर में। ठीक है, 2016 में हमने क्या किया है, ग्रूवेव बेटेड एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी को सेटअप किया, कहाँ पे, ये वही जो नॉर्वे के स्वालबार्ड के नायल्सफील्ड रीजन में। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी न्यूज है, इंपॉर्टेंट भी न्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा ऑफ 100 मिलियन क्रेडिट डेबिट कार्ड होल्डर्स लीक्ड ऑन डार्क वेब। देखो गाइस, ये जो न्यूज है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। देखो अगर हम ओनली डार्क वेब पढ़ेंगे, ठीक है, तो डार्क वेब जो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो ये इकोनॉमी सेक्शन में भी कवर है। ठीक है, तो ये एकदम से क्लब हो रही है ये न्यूज। ठीक है, देखो गाइस, डार्क वेब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डार्क वेब होता क्या है। देखो गाइस, लाइक अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप क्या जाते हो, गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाओगे, याहू पे जाओगे या बिंग वगैरह इन सब वेबसाइट पे जाओगे, जो आपको चाहिए आप टाइप करोगे और आपको मिल जाएगा। लेकिन डार्क वेब उस तरह की साइट्स होती हैं कुछ जो आप इंटरनेट से सर्च नहीं कर सकते। मतलब वो अगर आपने गूगल पे लिखा और वो आप सर्च नहीं करोगे, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। गूगल आपको शो करेगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि 100 मिलियन क्रेडिट और डेबिट का जो कार्ड होल्डर्स हैं, जो आपके पास एटीएम रखते हो या जो क्रेडिट कार्ड रखते हो, उनका जो डाटा है वो लीक हुआ है, कहाँ पे,
डार्क वेब पे। ठीक है, तो डार्क वेब क्या होता है, एक तरह का एनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है इंटरनेट पे, जो आप असेस नहीं कर पाते जो हमारे सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल, याहू या बिंग से। ठीक है, ये जो कंटेंट एनक्रिप्टेड होता है और ये असेसिबल होता है ओनली बाय यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर, जैसे टोर हो गया, I2B, ये सब जो देखो इसी के थ्रू क्या जो साइबर लाइक क्राइम्स हो रहे हैं या फिर हैकिंग हो रही है वो इन स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होती है। ठीक है, जो ये कंटेंट होता है क्योंकि आप नॉर्मल सर्च इंजन से नहीं फाउंड आउट कर पाते हो, असेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये कंटेंट एनक्रिप्टेड होता है और ये स्पेशल सॉफ्टवेयर के यूज से ही आप इसको कंटेंट को असेस कर सकते हो। ये इससे क्या होता है, इट हेल्प्स पीपल ताकि वो अपनी एनोनिमिटी, प्राइवेसी इसको मेंटेन कर सकते हैं और अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यूज्ड बाय विसल ब्लोअर। देखो आपको पता है विसल ब्लोअर्स क्या होता है, लाइक अगर कोई करप्ट कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, लेकिन तो मैंने बता दे कि यार ये बंदा करप्ट कर रहा है। ठीक है, तो विसल ब्लोअर्स वो होते हैं जो बताते हैं कि हाँ यार ये बंदा क्या करप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन लोगों की प्राइवेसी को हम क्या करते हैं, प्राइवेसी को प्राइवेट रखने के लिए कि ताकि इस बंदे को पता ना चल जाए कि इसने मेरी कंप्लेंट करी है, तो हम क्या इन विसल ब्लोअर्स की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करते हैं डार्क वेब के थ्रू। ठीक है, हाउएवर डार्क वेब कहीं ना कहीं रेपुटेशन गेन किया है, ये कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज में ज्यादा इमर्ज हो गया है। ठीक है, जैसे ड्रग डीलिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, कम्युनिकेशन बाय टेररिस्ट, इन सब में ये ज्यादा, इसकी वजह से क्या है, इसको मतलब कि जो असेस किया जा रहा है डार्क वेब को हम गलत तरीके से यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है, इसको ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज ज्यादा ही इसमें बढ़ रही है। ठीक है, और स्पेशली गवर्नमेंट के रडार से बहुत अवे गवर्नमेंट इसको पता नहीं लगा पा रही। अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि हम डार्क वेब के अगेंस्ट फाइट कर सकें। सेंटर ने सभी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको बोल दिया है कि आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा ओवर एनी फॉरेन बेस्ड कंटेंट प्रोवाइडर ऑफ डाटा एंड मेटा डाटा। लाइक अगर कोई फॉरेन की कंपनी है वो हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, तो जो भी वो कंटेंट प्रोवाइड कर रही है उसके डाटा पे हमें कंट्रोल करना होगा। जैसे व्हाट्सएप हो गया, ये आपका इंडिया का तो नहीं है, फेसबुक हो गया, ठीक है, टेलीग्राम हो गया, ये जो भी हमें आपको कंटेंट प्रोवाइड करिए उनको जो हमारी इंडिया की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो इन पे कंट्रोल रखते हैं। इसके अलावा केरला पुलिस ने भी एस्टेब्लिश किया एक स्पेशलिस्ट डार्क नेट लैब, कहाँ पे, साइबरडोम प्रोजेक्ट पे। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने गाइस लास्ट ईयर पढ़ा था। ठीक है, और मैंने पढ़ाया भी था अगर आपने PT 365 पढ़ी हो। ठीक है, अभी क्या है, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो ट्रांजैक्शन डाटा है वो अभी रिपोर्टेडली लिफ्ट किया गया फ्रॉम बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म जस्ट पे, और अभी ये ऑफर कर रही है फॉर सेल ऑन डार्क वेब। ठीक है, देखो आप देख सकते हो गाइस, ये सरफेस ऐप होता है जिसको आप डायरेक्ट आप गूगल कर सकते हो, जो आप डायरेक्टली असेस कर सकते हो, गूगल, विकिपीडिया, बिंग। इसके बाद होता है डीप वेब होता है, इसके अंदर आपकी कुछ जो प्राइवेट चीजें हैं उनको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, जैसे आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हो गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब जो होते हैं डीप वेब में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डार्क वेब के होते हैं इसमें हम कुछ और जो बहुत ज्यादा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, प्राइवेट कम्युनिकेशंस, पॉलिटिक प्रोटेस्ट, ये सब हम इसमें सेव करते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। सबसे पहली न्यूज है बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। जो गाइस बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, बैंक गवर्नमेंट प्लान करिए कि एक होल्डिंग कंपनी दैट इज अ बैंक इन्वेस्टिंग कंपनी को सेटअप किया जाए फॉर ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक, जो भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जैसे PNB हो गया, SBI हो गया, जो बैंक के द्वारा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उनके लिए एक होल्डिंग कंपनी सेटअप करके दैट इज द बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। जो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो एक बार सजेशन था वो 2014 में दिया गया था, किसके द्वारा, PJ नायक कमेटी में, ताकि हम क्या कर सके, जो बैंक बोर्ड ऑफ बैंक्स को की गवर्नेंस को हम रिव्यू कर सके। BIC जो होगी, जो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी, एक इंडिपेंडेंट कंपनी होगी जो हर एक बैंक को कंट्रोल करेगी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। इससे इंश्योर रहेगा कि जो गवर्नमेंट के जो शेयर हैं इस बैंक्स में वो स्ट्रेटेजिकली रिड्यूस हो सकते हैं टू अप टू 51%। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक सबको पता ही होगा। अभी क्या है, सेवरल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो मतलब वो लॉन्च करेंगे अपने IPO। देखो IPO आपको पता है, लाइक अगर किसी भी कंपनी पहली बार अगर आती है मार्केट में कुछ अपने शेयर बेचने के लिए तो उसको IPO इशू करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो अपने क्या स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, IPO इशू करेंगे ताकि वो अपनी जो अपने आप को एक्सटेंड कर सकें। ठीक है, RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनको अपने आप को 3 साल में लिस्ट करना होता है अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है। मेरी बात समझ में आई? देखो अगर किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपना को IPO इशू करना है, ठीक है, या फिर शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराना है, तो उसकी कंडीशन होती है कि उसकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं इसका एम क्या होता है, ये क्या करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करती है। मतलब कि
जो स्मॉल लोन्स आपको प्रोवाइड करती है, लाइक सेविंग भी कर सकते हो, कुछ क्रेडिट प्रोवाइड करती है स्मॉल बिजनेस यूनिट्स में, या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को, या फिर जो अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज है उनको क्या है स्मॉल फाइनेंस फैसिलिटी देती है, मतलब कि अगर छोटा लोन का लाइक वो देती है थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशन। स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रपोज किया गया था बाय नचिकेतो मोर कमेटी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज, ये आप सबको पता होगा सागरमाला के बारे में, ठीक है। ये हमारा किसका प्रोजेक्ट है कि हमें ओशंस को करना है, ठीक है। ओह एक सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने क्या किया है, एक प्रोसेस इनिशिएट किया है ताकि हम सी प्लेन सर्विसेज को लॉन्च कर सकें सेवरल रूट्स पे, इंक्लूडिंग दिल्ली टू अयोध्या। मतलब क्या कर सके, दिल्ली से अयोध्या के लिए हम मतलब कि सी प्लेन सर्विसेज, जैसे एयर प्लेन सर्विसेज की नहीं, हम सी के थ्रू सर्विसेज को लॉन्च करेंगे। किसके कोलैबोरेशन के साथ, एयरलाइन ऑपरेटर के कोलैब करके, ठीक है। जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, थ्रू सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि किसके अंडर होगा, इट इज द अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर। इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, ऑफकोर्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और रिमोट लोकेशन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इजिली आप असेस कर सकते हो, ट्रैवल टाइम भी आप सेव कर सकते हो। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट होगा, स्पेशली हिली रीजन्स में जहां पे आपको रिवर्स और लेक्स को क्या करना है, क्रॉस करना होगा, और टूरिज्म और बिजनेस एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, ठीक है। आज की लास्ट न्यूज, 40th इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका लॉन्च हुआ है, ठीक है। अंटार्कटिका लॉन्च हुआ, देखो गाइस अभी आपको यहाँ अंटार्कटिका भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा जो भी अभी ऑन गोइंग जो भी चल रहे हैं साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जियोलॉजी पे, ओशन ऑब्जर्वेशन पे, या फूड फ्यूल की रिसप्लाई पे, इन सबको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। और देखेगा किस तरह से विंटर क्रू को रिटर्न करने में, ठीक है। इंडिया का जो अंटार्कटिका एक्सपीडिशन था वो 1981 में बिगन हुआ था। इंडिया अंटार्कटिका प्रोग्राम में हमारे अंटार्कटिका पे 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया आर्कटिक पे कौन सा था, हिमाद्री था, ठीक है। अंटार्कटिका पे 3 है, एक गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ठीक है। हाइवर तो दक्षिण गंगोत्री ये बंद हो चुका है, ठीक है। 2 रिसर्च स्टेशन अभी ऑपरेशनल है, दैट इज मैत्री और भारती। इसके अलावा जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कोआ है वो एंटायर इंडिया के जो भी अंटार्कटिक प्रोग्राम है उन्हें क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है गाइस। नहीं अभी है, सॉरी। नेक्स्ट है CSIR और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। अभी क्या है, जो रिसेंटली CSI और NPL ने अपना 75th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया। जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है ये बहुत ओल्डेस्ट नेशनल लेबोरेटरी है जो अंडर CSI के अंडर सेटअप हुई थी। इसका मेन एम यही है कि हम अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को क्या कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें, एडवांस कर सकें, और कंट्री की ओवरऑल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को हम क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें। जो CSI NPIR है और जो नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये हमारे फिजिकल मेजरमेंट्स की रियलाइजिंग यूनिट्स है, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट जैसे kg हो गया, ठीक है, इन सबको देखते हैं। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम अंडर द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1956, ठीक है। इंडियन पेंगोलिन, देखो गाइस कोई भी इस तरह की स्पीसीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग की है कि हमें क्या करना है, पेंगोलिन की पोचिंग या ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, उसको हमें स्ट्रिक्ट वे में मॉनिटर करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। पेंगोलिन क्या होते हैं, टूथलेस, नॉक्टर्नल, और ये मेनली मतलब ये फीड किसको करते हैं, एंड्स और टर्मिटिस को करते हैं। कहाँ कहाँ है ये, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। तो ओनली एंडेमिक टू इंडिया नहीं है, ये और कंट्रीज में भी है। थ्रेट्स क्यों है, क्योंकि उनकी हंटिंग करते हैं, पोचिंग किए जाते हैं लोकल कंजप्टिव यूज के लिए एंड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड और इसके मीट के लिए। इंडियन पेंगोलिन है, एक चाइनीज पेंगोलिन है। जो इंडियन पेंगोलिन है, जो चाइना पेंगोलिन, दोनों के दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दोनों के दोनों इंडिया में पाए जाते हैं। दोनों लिस्टेड है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ WPA एक्ट 1972। सॉरी गाइस, इंडियन पेंगोलिन का जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, चाइनीज पेंगोलिन का क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ठीक है। लास्ट न्यूज आज की, बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। रिसेंटली क्या ब्लड फ्लू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कहाँ पे, केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। किसमें हुए बर्ड फ्लू के केसेस, डक्स में, ठीक है। बर्ड फ्लू या इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। वायरल डिजीज है जो कि कॉन्टेगियस है, मतलब कि कम्युनिकेबल होती है और एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स या एनिमल्स में स्प्रेड हो सकती है। इसका जो कॉमन फॉर्म है बर्ड फ्लू का वो है H5N1। नॉट ऑल द जो बर्ड फ्लू वायरसेस है वो ह्यूमंस में डिजीज नहीं करते, मतलब कि ये जो वायरस है ह्यूमंस में नहीं ट्रांसफर हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं एंड कुछ डिजीज, सेवर डिजीज भी कोज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे 5 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।